गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। राजस्थान जी के एमसीक्यू बैच का एक नया लेक्चर आज मैं आपके सामने लेके उपलब्ध हूँ। राजस्थान जी के एमसीक्यू बैच अपना चल रहा है। इसमें आज हम आपको सॉल्व कराएंगे रीट शिफ्ट फोर्थ, चौथी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें राजस्थान जी के संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और सीरीज़ कोड है ए। ठीक है, अगर हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको जैसे ही वीडियोस अपलोड हो जाएं वैसे ही आपको मिल सकें, नोटिफाई हो जाएं। ठीक है, तो राजस्थान जी के क्वेश्चंस एसएसटी में मिलेंगे हमको, एसएसटी के पार्ट में, सोशल साइंस के पार्ट में। तो उस पार्ट को देखते हैं। सोशल साइंस का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 122 जी। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम क्या है? ये कुछ भौतिक प्रदेश दिए हुए हैं, जैसे विंध्यन श्रेणी है, लूनी बेसिन, शेखावटी प्रदेश, माही मैदान, बोराट का पठार, गग्गर का मैदान। ये अलग अलग प्रदेश दिए हुए हैं, भौतिक प्रदेश हैं अलग अलग। इनको हमें उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण, सबसे पहले उत्तर में कौन सा आएगा, उसके बाद में फिर लास्ट में दक्षिण में कौन सा आएगा। अब देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है विंध्यन श्रेणी, उसके बाद में है लूनी बेसिन, फिर है शेखावटी प्रदेश और उसके बाद में है माही का मैदान। ठीक है, अब देखिए विंध्यन श्रेणी धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का पार्ट है। विंध्यन श्रेणी कहाँ कहाँ पे है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और बूंदी, इसमें विंध्यन श्रेणी विस्तृत है। लूनी बेसिन, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन देखिए, लूनी बेसिन कौन कौन से जिलों में है? नागौर, पाली, जोधपुर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। ठीक है, फिर शेखावटी प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? अब देखिए शेखावटी प्रदेश में जो जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, मोस्टली सीकर, चूरू, झुंझुनू और कुछ पार्ट नागौर का भी आ जाता है, नागौर जिले का भी। ठीक है, अब इनको हम क्रम में देखें तो जो पहला क्रम है विंध्यन श्रेणी, लूनी बेसिन, शेखावटी प्रदेश और माही का मैदान। माही का मैदान बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो सबसे दक्षिण कौन सा हो गया? माही का मैदान हो गया। अब लूनी बेसिन और विंध्यन श्रेणी, अब विंध्यन श्रेणी धौलपुर से स्टार्ट है और लूनी बेसिन कहाँ से स्टार्ट है? नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर से। ठीक है, और शेखावटी प्रदेश इससे भी ऊपर है, सीकर, चूरू, झुंझुनू से स्टार्ट है। अब शेखावटी जब सबसे पहले आ रहा है, शेखावटी उत्तर दिशा में लाई कर रहा है सबसे पहले, तो ये क्रम गलत हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्रम देखते हैं, लूनी बेसिन, विंध्यन श्रेणी, शेखावटी प्रदेश और माही का मैदान। अब इसमें माही का मैदान सबसे लास्ट में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शेखावटी प्रदेश, लेकिन वही बात है, लूनी बेसिन और विंध्यन श्रेणी से पहले कौन लाई करता है? उत्तर में शेखावटी प्रदेश लाई करता है, तो सेकेंड वाला भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, शेखावटी प्रदेश, विंध्यन श्रेणी, लूनी बेसिन और माही का मैदान। इसको देख लेते हैं। शेखावटी प्रदेश, ये राजस्थान का मैप है, इसमें और अच्छे से आपको जैसे समझाऊंगा मैं मैप का अकॉर्डिंग, तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। शेखावटी प्रदेश यहाँ हो गया, ठीक है। विंध्यन श्रेणी आप यहाँ, लूनी बेसिन यहाँ हो जाएगा और माही का मैदान यहाँ हो जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में देखें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन को और देख लेते हैं, गग्गर का मैदान, बोराट का पठार, शेखावटी प्रदेश और लूनी बेसिन। गग्गर का मैदान हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में है, तो सबसे ऊपर है, ठीक है, कोई बात नहीं, सबसे ऊपर है।
से भोलाट का पठार भाई गोगुंदा गोगुंदा के एरिया वाले में हो गया, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में। शेखावटी प्रदेश सीकर चूरू झुंझुनू लूनी बेसिन जालौर बाड़मेर इन जिलों में हो गया, नागौर पाली जोधपुर बाड़मेर और जालौर में। लेकिन आप इसमें क्रम देखिए, इसमें सेकंड क्रम पे भोलाट का पठार है, जबकि अगर सेकंड क्रम पे शेखावटी प्रदेश होता और उसके बाद में लूनी बेसिन होता और फिर भोलाट का पठार होता तो ये ऑप्शन सही होता। लेकिन अभी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 122 के लिए। सबसे बेस्ट ये रहता है कि आपको ये जो सभी भौतिक प्रदेश दे रखे हैं इनमें कौन कौन से जिले आते हैं। शेखावटी मैक्सिमम सबको याद होता है, लूनी भी सबको याद होता है, माही का मैदान भी सबको याद होता है, घग्गर का मैदान मोस्टली 100% सब बच्चों को याद है। भाई हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर 2 ही जिले आते हैं घग्गर के मैदान में, ठीक है। तो आप मैप से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए मैनाल कोठारी बेडच, कोठारी सोम रूपारेल, जोजड़ी बेडच मैनाल या जोजड़ी बाड़ी और जवाई। अब अरब सागर जो अपवाह तंत्र है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है कच्छ की खाड़ी और दूसरे खंबात की खाड़ी। अब कच्छ की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वो है लूनी, एक तो लूनी नदी गिरती है कच्छ की खाड़ी में, और एक पश्चिम बनास नदी, ठीक है। खंबात की खाड़ी में एक साबरमती नदी और दूसरी माही नदी। तो 2 नदियाँ गिरती हैं खंबात की खाड़ी में। अब अरब सागर के दोनों पार्ट, चाहे कच्छ की खाड़ी में गिरे या खंबात की खाड़ी में गिरे, वो अपवाह तंत्र का पार्ट किसका हो गया, अरब सागर का। अब आप गौर से देखिए कि ये जो नदियां हैं, ये जो नदियों का क्रम दे रखा है, 3-3 का जोड़े का क्रम दे रखा है, इसमें जो ये नदियां दे रखी है किसकी सहायक नदियां हैं, ये लूनी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही, ये 4 नदी अरब सागर में गिरती है राजस्थान की, ठीक है। अब आप गौर से देखोगे तो जोजड़ी, बांडी और जवाई किसकी सहायक नदियां हैं, लूनी की। और लूनी किस में गिरती है, कच्छ की खाड़ी में। और कच्छ की खाड़ी किसका पार्ट है, अरब सागर अपवाह तंत्र का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। सुमेलित कीजिए। यहाँ अभ्यारण्य के नाम है और वन्य जीव, कौन कौन से वन्य जीव किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, या फिर कौन सा अभ्यारण्य किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज हमें बतानी है। अब पहला क्या है, राष्ट्रीय मरुद्यान। राष्ट्रीय मरुद्यान है कहाँ पर, यह है जैसलमेर प्लस बाड़मेर। पहले आपको मैं सुमेलित बता देता हूँ कि कौन कौन सा वन्य जीव किस अभ्यारण्य में, डिटेलिंग में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय जो मरुद्यान है इसमें पाया जाता है गोडावन। वन्य जीव कौन सा है, गोडावन। टोडगढ़ रावली है, इसमें तेंदुआ पाया जाता है। सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी, और माउंट आबू में पाए जाते हैं रीछ, ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग सुमेलित करेंगे तो फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का बी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 124 के लिए। अब डिटेलिंग में बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मरुद्यान। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय मरुद्यान है जैसलमेर और बाड़मेर, इन 2 जिलों में है, जैसलमेर प्लस बाड़मेर। अब राष्ट्रीय मरुद्यान में एक जीवाश्म पार्क है जिसको हम, इसका दूसरा नाम भी है जीवाशेष पार्क, और इसका दूसरा नाम है आकलवुड फॉसिल पार्क। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, आकलवुड फॉसिल पार्क, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन सा पक्षी पाया जाता है, अभी बताया आपको, गोडावन पक्षी, गोडावन, ठीक है।
और गोडावन को राजस्थान का क्या कहते हैं? राज्य पक्षी। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन है राज्य पक्षी। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है गोडावन का? गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोरियोटिस, कोरियोटिस नाइग्रीसेप, ये वैज्ञानिक नाम है। गोडावन पक्षी के कुछ उपनाम भी हैं या फिर अन्य नाम भी कह सकते हैं या फिर अन्य नामों से जाना जाता है। कौन कौन से हैं? जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और कौन सा है? सोहन चिड़िया, सोहन चिड़िया। ठीक है। नेक्स्ट, टोडगढ़ रावली। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य है किन किन जिलों में है? टोडगढ़ रावली, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य है राजसमंद, राजसमंद, पाली और अजमेर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुआ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ में। किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया था। किसके लिए? उड़न गिलेरी और चौसिंगा के लिए। अब इस अभ्यारण्य की एक खास चीज और है कि यहाँ सागवान के वन है, सागवान के जो वन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं यहाँ पे सीता माता अभ्यारण्य में। और माउंट आबू मैंने आपको बता ही दिया, माउंट आबू में क्या पाया जाता है? रीछ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, सम्मिलित कीजिए सीसा, जस्ता, तांबा, जिप्सम, वोलेस्टोनाइट और उपयोग किस खनिज के क्या क्या उपयोग हैं, ये सम्मिलित करवा रहा है। अब देखिए कि सब सम्मिलित करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन आता है, सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन कंठस्थ है। जरूरी नहीं है कि चारों के चारों हमको ऑप्शंस आते हों। तो सबसे पहले वो देखिए जो आपको आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लाइक हमको बचपन से पता है और देखते भी आए, सब चीज़ों को देखते आए कि तांबे से क्या बनते हैं? विद्युत तार। अब सेकंड में ए आएगा। अब सेकंड में ए किस में दिख रहा है? सेकंड में ए मात्र डी ऑप्शन में है। सेकंड में ए देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किस में है? डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ये भी नहीं सोचना है कि हाँ भी सीसे जस्ता से क्या बनता है या सीसे जस्ता का उपयोग किस में होता है, जिप्सम का उपयोग किस में होता है, वोलेस्टोनाइट का उपयोग किस में होता है। ठीक है। तो सीसा जस्ता से क्या बनता है? बैटरी अमल। जिप्सम, जिप्सम काम आता है उर्वरक के। ठीक है। और वोलेस्टोनाइट सिरेमिक, सिरेमिक जैसे कि सिरेमिक टाइल्स हो गई। ठीक है। तो सिरेमिक के अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आता है ये। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 125 के लिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? अब राणा सांगा के बारे में बात कर लेते हैं, आंसर आंसर पे हम बाद में आएंगे। राणा सांगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। और शासनकाल कब से कब तक था? 1509 से 1528 ईस्वी। 1509 से 1528 ईस्वी। जन्म कब हुआ राणा सांगा का? जन्म हुआ 12 अप्रैल 1482 को। ठीक है। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक कब हुआ है? 24 मई 1509 ईस्वी को। ठीक है। उपाधि कौन सी थी राणा सांगा की? उपाधि भी कह सकते हैं, अभी राणा सांगा को किस नाम से जाना जाता है ये भी कह सकते हैं हम। तो उनको कहा जाता है हिंदूपत। हिंदूपत ये चीज़ भी पूछी जाती है कि हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। और राणा सांगा को सिपाही का अंश भी कहा जाता है। सिपाही का अंश कह लो या फिर सिपाही का भग्नावशेष, सिपाही का अंश। ठीक है।
अब राणा सांगा के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध भी हैं। कौन कौन से युद्ध हैं देखिए, एक है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 ईस्वी में। 1517 ईस्वी में युद्ध हुआ। किस किस के बीच? राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। किसकी विजय हुई? राणा सांगा की विजय हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है बयाना भरतपुर का। बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर का युद्ध कब हुआ? 16 फरवरी 1527 ईस्वी। 16 फरवरी 1527 ईस्वी। किस किस के बीच हुआ? बाबर वर्सेस राणा सांगा। ठीक है। नेक्स्ट युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 ईस्वी। 17/3/1527 ईस्वी। ठीक है। बाबर वर्सेस सांगा। इस युद्ध में सांगा की पराजय हुई थी। ठीक है। बाबर की विजय हो गई थी और सांगा की पराजय हुई थी। और बयाना भरतपुर के युद्ध में सांगा की विजय हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? राणा सांगा की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको युद्ध इस वजह से बताए क्योंकि इन युद्धों का क्रम भी पूछा जाता है। युद्ध दे देंगे आपको 4 और उनको उसमें कहेंगे कि हाँ भाई क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हमको सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तक कौन थे? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत पीपाजी, संत जाम्बोजी, अचलनाथ जी या रामानंद जी? तो विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे संत जाम्बोजी। जन्म कब हुआ इनका? जन्म कहाँ हुआ? पीपासर गांव में। संत जाम्बोजी का जन्म हुआ पीपासर गांव नागौर में। नागौर। इनके गुरु कौन थे जाम्बोजी के? गुरु थे गोरखनाथ। गोरखनाथ। उपनाम क्या है इनका? इन्हें कहा जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक। पर्यावरणीय वैज्ञानिक। और दूसरा उपनाम भी है गैला। ठीक है। जाम्बोजी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण का अवतार। ठीक है। जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में 1485 ईस्वी में बीकानेर का एक स्थान है, बीकानेर जिले का एक स्थान है, कौन सा? संभाथल। संभाथल, संभाथल ये स्थान है। इस पर विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। विश्नोई। और विश्नोई नाम कैसे पड़ा? जाम्बोजी ने नियम बनाए थे 20+9। 20+9। तो इसलिए इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ा? विश्नोई संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, रामाकिशन शर्मा, माणिक्यलाल वर्मा या रामलाल ओझा? तो बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के जो संपादक थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। जो प्रताप समाचार पत्र है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1948, 11 नवंबर 1950, 18 मार्च 1948 और 28 मार्च 1949। मत्स्य संघ की स्थापना हुई है 18 मार्च 1948 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मत्स्य संघ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई? सबसे पहली बार प्रथम चरण में मत्स्य संघ का ही निर्माण हुआ था और इसमें रियासतें जो शामिल हुई थी वो थी अलवर, भरतपुर,
धौलपुर, करौली और एक ठिकाना भी था नीमराना ठिकाना, नीमराना। तो ये रियासत है और एक ठिकाना शामिल हुआ था मत्स्य संघ में। उद्घाटन किसने किया था मत्स्य संघ का? मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था एनवी गॉडगिल ने। एनवी गॉडगिल ने उद्घाटन किया था मत्स्य संघ का। राजधानी बनाई गई थी मत्स्य संघ की अलवर, अलवर राजधानी बनाई गई। मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह, उदयभान सिंह धौलपुर के, ठीक है। और प्रधानमंत्री पीएम किसे बनाया गया था? पीएम बनाया गया था अलवर के शोभाराम कुमावत को। शोभाराम पीएम, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई? भीनमाल, रायपुर, अलवर या वर्धा? तो स्थापना हुई 1919 में राजस्थान सेवा संघ की वर्धा में। कहाँ हुई? वर्धा में स्थापना हुई इसकी। ठीक है, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? जो राजस्थान सेवा संघ है, राजस्थान सेवा संघ, इसका उद्देश्य ये था कि जागीरदार और जो प्रजा है उनकी, उनके बीच में परस्पर मैत्री संबंधित करना, स्थापित करना, मैत्री संबंध स्थापित करना, ये उद्देश्य था। अब हुआ क्या कि 1919 में इसकी स्थापना होगी, लेकिन 1920 में, अक्टूबर 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ से? वर्धा से। वर्धा से राजस्थान सेवा संघ को 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अब जब 1919 में इसकी स्थापना वर्धा में हुई थी, तो एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, किस नाम से? राजस्थान केसरी के नाम से। और 1920 में जब अजमेर में स्थापना हुई, तब भी एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, कौन सा? नवीन राजस्थान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्धा में राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान अजमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा लाखा या दाव चूड़ा? पिछोला झील का निर्माण हुआ है महाराणा लाखा के काल में, महाराणा लाखा के काल में। और एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया है, बंजारे ने, चिड़ीमार बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में, बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील के किनारे एक गल की नटनी का चबूतरा है, गल की नटनी का चबूतरा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पिछोला झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और महाराणा लाखा के काल में जावर में चांदी की खान मिली थी, चांदी की खान। तो ये भी याद रखना है आपको कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष, अर्थशास्त्र, राजनीति और सैन्य प्रशासन? तो सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ ज्योतिष विषय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। पिछवाई चित्रांकन, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये क्वेश्चन मैंने जैसे लगभग 12 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो 6 लेक्चरों में कंटिन्यू में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ
कि जो पिछवाई चित्रकार शैली है, चित्रकला शैली, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है नाथद्वारा शैली की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, रांगड़ी नेमाड़ी किस राजस्थान बोली की उपबोलियां हैं? मालवी, हाड़ौती, वागड़ी या शेखावटी? तो जो रांगड़ी और निमाड़ी है ये उपबोलियां हैं मालवी की। किसकी? मालवी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, कौन वागड़ की मीरा के नाम से भी जाने जाती थी? मीराबाई, गवरीबाई, कोयलबाई या कालीबाई? अब देखिए बच्चे, दो में तो कंफ्यूज नहीं होंगे। कोयलबाई इसको ये भी कहो, कालीबाई ये भी नहीं है, लेकिन दो में कंफ्यूज हो जाएंगे, एक मीराबाई और एक गवरीबाई। तो ध्यान रखना है कि वागड़ की मीरा, जो वागड़ की मीरा है ये है गवरीबाई। कौन है? गवरीबाई। और गवरीबाई किस जिले से संबंधित है? डूंगरपुर जिले से, डूंगरपुर जिले से संबंधित है। तो आज के हमारे जो राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस थे वो समाप्त हुए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर क्वेश्चन का बेटर से बेटर एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। और एक्सप्लेनेशन देने का मतलब ये नहीं है कि उस क्वेश्चन से संबंधित कोई फैक्ट मैंने उठा के रख दिया, नहीं। मेरी कोशिश रहती है कि एक क्वेश्चन से आपको 10 क्वेश्चन मिले, एक क्वेश्चन से मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को मैं एक्सप्लेन में डाल देता हूँ, जिससे बेनिफिट क्या होता है कि एक क्वेश्चन के साथ आपको 10 क्वेश्चन भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि इतने ही क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इस लेक्चर में 15 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, तो 15 क्वेश्चन अगर एक एवरेजन भी लगाए तो मैंने लगभग एक्सप्लेन किया, आपको 75 क्वेश्चन के समथिंग करवा दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर्स पर कंटिन्यू बने रहें। और जिस एग्जाम में जितने क्वेश्चन होंगे, अब जैसे राजस्थान जीके के क्वेश्चन 15 या 16 क्वेश्चन ही आए हैं इसमें रीट लेवल 2 में एसएसटी के एग्जाम में, तो मैं उतना ही सॉल्व करवा पाऊंगा आपको। अब किसी एग्जाम में 40 क्वेश्चन आते हैं तो मैं 40 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। अब अगर जैसे मान लो 2 पेपरों को एक साथ कराऊँ तो लेक्चर लंबा हो जाता है, तो उससे बेटर ये है ना कि आराम आराम से करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेशली जो रीट लेवल 2 के बच्चे हैं, रीट लेवल 2, इनके लिए मैं जल्द ही जो 9वीं 10वीं के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उसका बैच और स्टार्ट करूँगा। क्योंकि आपको खुद पता है कि 9वीं 10वीं से ही, जो 9वीं 10वीं 6 से, बेसिकली जो 6 से 10 की किताब हैं, राजस्थान बोर्ड, आरबीएसई या सीबीएसई, या फिर हम एनसीईआरटी कह सकते हैं इसे, एनसीईआरटी, इनसे ही क्वेश्चन पुट हुए हैं रीट में। और इनसे ही क्वेश्चन पुट होंगे आगे रीट का जो सेकंड एग्जाम होगा, मेन पेपर, उसमें भी इनसे ही क्वेश्चन पुट होंगे। तो बच्चों को ज़्यादातर फोकस आरबीएसई की बुक्स या एनसीईआरटी की बुक्स पर रखना चाहिए, गाइड वगैरह से मत उठाओ, कोई मतलब नहीं है गाइड वगैरह से। आपका चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे इवन देन राजस्थान जीके हो, चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो, इन बुक्स पे फोकस करो, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आपको लेक्चर्स हमारे पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और नोटिफिकेशन का आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट पेपर, नए पेपर के साथ। थैंक यू।